बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, कोरोना वायरस की चौथी लहर आ चुकी है और ये डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने अवाम से एहतियात की अपील कर दी है क्योंकि एहतियात ही वाहिद इलाज है कि इस मर्ज़ से ज़्यादा बचा जा सकता है। और इस तमाम सूरत हाल में हमने ये भी देखा कि वफाक और सिंध में आपस में ठनी रही। जब सिंध ने लॉकडाउन की बातें करना शुरू की तो वफाक की जानिब से और वफाकी वज़रा की जानिब से खासी तनकीद का सामना करना पड़ा। सिंध में लॉकडाउन हो गया और तब भी वफाकी वज़रा जो है तनकीद करते हुए नजर आए और दोनों जानिब से एक दूसरे को सिंध को मूदी देश बनाने के इल्ज़ामात भी लगते रहे दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर। लेकिन और ये भी कहा जाता रहा कि ज़िंदगी और जानों से खेला जा रहा है। दूसरी जानिब ये कहा जाता रहा वफाक की जानिब से कि लोगों को भूखा मारने का प्लान तैयार कर दिया गया है, मईशत को गिराने की बातें की जा रही हैं और ये तमाम बातें और तासुर देने की कोशिश की गई। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में एक ही चीज़ हमें सामने नजर आई और वो ये नजर आई कि अपनी सियासत को चमकाने की बातें ही नजर आई हमें दोनों तरफ से कि वहां पर भी सियासत की बात हो रही है, यहां पर भी सियासत की बात हो रही है। खुदारा इंसानी जानों पर सियासत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल वजीर आजम इमरान खान साहब के बयान में थोड़ी सी नरमी आई। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन, सिंध को यही कहूंगा कि लॉकडाउन से लोगों की भूख में इजाफा होता है और लॉकडाउन का मतलब होता है कि लोगों को भूखा रखना है। लेकिन सिंध सरकार ने कोई इतना बड़ा कर्फ्यू तो नहीं लगा दिया कि वहां पर बिल्कुल ही हर चीज बंद हो गई है और बिल्कुल ही सब कुछ खत्म हो गया और लोग भूख से बिलबिलाने लगे हैं और मरने लगे हैं। तो ये तमाम सूरत हाल के ऊपर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि असद उमर साहब ने भी ये बोला है कि एनसीओसी कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। जबकि एक दिन पहले असद उमर साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ट्विटर पर एक दूसरे के सामने आमने सामने रहे, दूबदू एक दूसरे के ऊपर बयानात दागते रहे। उधर से भी बयान आया, फिर इधर से बयान आया, फिर उधर से बयान आया। तो यही काम चलता हुआ नजर आया हमें सारी तरफ और एडमिनिस्ट्रेटिव मसले को एक सियासी मसला बनाकर पेश किया गया। जबकि बात करेंगे वैक्सीनेशन सेंटर्स के हवाले से भी तो सिंध सरकार में एकदम से बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद हो गई, वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच गई और वहां पर इंतजामिया जो थी वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं थी। तो इस सूरत हाल के ऊपर भी बात करेंगे। अपोजिशन पर भी वजीर आजम इमरान खान साहब ने तनकीद की है और उन्होंने कहा है कि दो खानदान जो हैं, दो बड़े खानदान, यानी कि आप जानते ही होंगे उनके दो बड़े खानदानों से मुराद नून लीग और जरदारी साहब हुआ करते हैं। तो उन्होंने कहा कि दो बड़े खानदानों ने मुल्क को न सिर्फ पैसों के लिए लूटा है बल्कि उन्होंने इदारों को भी कमजोर किया है और नैब ने बड़ा किरदार अदा किया है। नैब पहले छोटे लोगों को पकड़ती थी, अब बड़े लोगों को पकड़ती है तो इनकी चीखें निकलती हैं। लेकिन जब वो पहले छोटे लोगों को पकड़ती थी तब भी नतीजा नहीं निकलता था, अब वो बड़े लोगों को पकड़ती है तब भी कोई नतीजा नहीं निकलता। तो नैब करती क्या है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब ने भी ये कहा कि मंजर से गायब नहीं हूं, इस्तीफे की बातें झूठी हैं और अगर हम कोई हिकमत अमली, जो मौसर हिकमत अमली है हमारी, वो अपनाते तो नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा वजीर आजम बन सकते थे। तो वो कौन सी मौसर हिकमत अमली थी जो कि इनकी जानिब से अपनाई नहीं गई और हुकूमती वज़रा जो हैं वो सिंध के पीछे मुकम्मल तौर पर हाथ धो के पड़े हुए हैं। जो जैसे ही उन्हें आज़ाद कश्मीर में फतह मिली है तब से वो ये बातें करते हुए नजर आ रहे हैं कि अब हम सिंध में भी फतह के झंडे गाड़ेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है और कितना मजबूत हो चुका है सेंट्रल पंजाब में पीटीआई की जो फॉर्मेशन है वो तमाम की तमाम, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब भी आजकल बहुत ज्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं, उनकी तरफ से बड़े बयानात आ रहे हैं और वो कहते हैं कि 30 साल का मुकाबला जो है हमारे 3 सालों से किया जा रहा है और सिंध सरकार की जो कारकर्दगी है वो बड़ी ही मायूस कुन है। मैं सिंध गया तो सिंध के हालात बड़े ख़राब थे, वहाँ पर हर तरफ बड़ी गंदगी थी। कराची का जब मैंने दौरा किया, भाई हम तो लाहौर की बात करेंगे कि लाहौर में कितनी सफाई सुथराई रही और क्या लाहौर वाकई पहले जैसा रहा कि नहीं रहा। और दिसंबर में महंगाई मुकाओ प्रोग्राम आ रहा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की जानिब से, तो महंगाई मुकाओ प्रोग्राम तो दिसंबर में वो देंगे और उन्होंने कहा कि 40% खानदानों को निचले तबके की हम सब्सिडी भी देंगे। लेकिन अभी जो पेट्रोल महंगा हो गया है, एलपीजी की कीमत महंगी हो गई है, अशिया खुरनोश की कीमतें महंगी हो गई हैं, तो यानी कि अभी जुलाई से लेकर दिसंबर तक अवाम जो है महंगाई की चक्की में पिसते रहेंगे। दिसंबर में जाकर मुकाओ प्रोग्राम आएगा और फिर देखेंगे कि क्या असरात होते हैं। तो इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है उनका तारुफ आपसे कराऊँ तो जनाब कसवर रूहानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तज्ज़ियाकार हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं मुल्क के मामलात के ऊपर। तो कसवर रूहानी साहब, कोरोना की चौथी लहर भी आ गई, डेल्टा वेरिएंट है, जिस तरह भारत खित्ते के लिए खतरनाक है इस तरह वहां से आने वाला वायरस भी बड़ा ही खतरनाक किस्म का साबित हो रहा है। तो अवाम भी एहतियात करते हुए हमें नजर नहीं आते।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसन सूरत हाल जो आपने बताई है अपने इंट्रो में, ये बड़ा ज़बरदस्त आपने पूरा सिनेरियो सामने रख दिया है, गवर्नमेंट का भी, अपोजिशन का भी, और कोरोना को कैसे पोलिटिसाइज़ किया जा रहा है उसकी भी बात आपने कर दी है। तो इस चीज़ को हम ऐसे देखेंगे कि चौथी लहर जौन सी है वो NCOC ने भी उसका इंदिया दिया कि वो बड़ी ख़तरनाक है और इससे बचना बहुत ज़रूरी है। और ना सिर्फ ये कि NCOC ने इसको बहुत डेंजरस कहा है, बल्कि दूसरे जो ममालिक हैं जिनमें अमेरिका और ब्रिटेन है, उन्होंने कहा ये ज़्यादा ख़तरनाक है, तो इसको रोकना होगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि ये बेस कर रही है इंडिया से, इंडियन बेस्ड ये वेरिएंट है और इंतहाई डेंजरस है। तो इसको अब कैसे रोका जाए, इसमें बजाय इसके कि हमारी गवर्नमेंट इसको पॉजिटिव ले और इसको प्रॉपर तरीके से इसका सद्देबाब करने के की तरफ पेशरफ्त करे, तो हमने देखा है कि ये तो सिंध के साथ और आपस में पॉलिटिसाइज कर दिया है मसले को। एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला था जिसको पॉलिटिसाइज किया गया, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव था, लेकिन इसको हमने देखा कि इसमें वही सियासी मामलात और सियासी कशमकश और सियासी दींगा मुश्ती वो सामने आई है। तो पब्लिक को इससे नहीं गर्ज, पब्लिक को तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, उसे बताना है कि आपने कैसे इससे बचना है, इसके तदाबीर क्या हैं, इसको बचाव के तरीक़ेकार क्या हैं। फिर ये कि सिंध में हमने देखा इंतहाई बद इंतज़ामी की जो हमें चीज़ नज़र आई है कि उसमें डंडे बरस रहे हैं और लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, और जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं उसमें, लेकिन वो एकदम अचानक से हो गया ना, जब उन्होंने कहा जी कि हम सिम्स भी ब्लॉक कर देंगे, हम तनख्वाहें भी नहीं देंगे, तो एकदम से ही रश जो है वहां पर हो गया और कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही रश हो गया। और उसके तदारुक के लिए भी उन्होंने अब ये फैसला किया है कि 24 घंटों तक कोई ना कोई, हर ज़िले में एक वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो 24 घंटों के लिए 24/7 खुला रहेगा। असल उसमें यह है कि बद इंतज़ामी है ना, इंतहाई बद इंतज़ामी है। अब तो उन्होंने बल्कि सियासी बयानबाजियों पे तवज्जो देने के बजाय इंतज़ामी अमूर की तरफ तवज्जो देनी चाहिए थी, की तरफ देनी चाहिए। और पब्लिक बेचारी परेशान है, और आपके सामने हालात जो देखते हैं आप टीवी पे दिन रात, कि इतनी वहाँ दिन रात वो लंबी लाइनें हैं, कतारें हैं, उनको वैक्सीनेशन की सहूलत नहीं दी जा रही और पब्लिक परेशान हो रही है। ये आपस में जो सा है वो पॉलिटिसाइज किए जा रहे हैं मसले को, मसले का हल निकालना चाहिए। हालांकि कुछ अर्से पहले हमने देखा कि वैक्सीन की अदम फराहमी के हवाले से बहुत बड़ा मसला खड़ा रहा। विफाक की तरफ से भी अगर देखा जाए, पंजाब में भी बहुत से ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर थे जहां पर वैक्सीन फराहम नहीं थी, और इसी तरह सिंध में भी देखा जाए तो वहां पर वैक्सीन फराहम नहीं थी। और ये भी कहा जाता रहा कि वैक्सीन का जो तरसील है और ख़रीदने का अमल है उसमें भी बहुत सी रुकावटें हैं। ये एक इंतज़ामी अमूर था, लेकिन उस पर चले उन्होंने काबू पाया और अब वैक्सीन अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, वैक्सीन अब तो अवेलेबल है, लेकिन उसको अब कैसे डेलिब्रेट करना है, कैसे अवाम तक पहुंचाना है और किस तरीके से तमाम लोगों को उसकी सहूलत देनी है, वो इंतज़ामात हमें नज़र नहीं आ रहे, उसकी कमी है। तो गवर्नमेंट को बजाय इसके कि आपस में लड़ाई झगड़े और सूबाई सतह पर और वफाकी सतह पर एक दूसरे के साथ वो पॉलिटिसाइज हो रहे हैं, आवाम को सहूलत दें, वैक्सीन जो मौजूद है उसको अवेलेबल कराएं आवाम के लिए, और कोई ऐसे तरीके अख्तियार करें कि हर बंदे को आसानी से मुहैया हो जाए और वो लगा लें उससे। यानी कि आसानी से मुहैया होने की बात, सियासी बयानात देने के बजाय आसानी से आवाम की सहूलत के लिए काम करना चाहिए। यहाँ पर नाज़रीन ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो बात करेंगे। आप भी एहतियात नहीं कर रहे तो आपका भी ऊपर भी एहतियात करना लाजिम है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कोरोना पर। डेल्टा वेरिएंट जो है वो तेज़ी से फैलता चला जा रहा है, लेकिन नाज़रीन आप भी एहतियात करते हुए नज़र नहीं आते। इंतज़ामिया का हमें बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आया, सियासी जो मंजरनामा हमें नज़र आया वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को सियासी बनाने की कोशिश भी की गई, एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात भी ढेर लगे और कैंपेन नहीं चलाई गई। तो कसवर रूहानी साहब, इल्ज़ामात लगे, सियासत हुई, बातें हुई, इंतज़ामिया के अंदर जो है इंतज़ामी अमूर में हमें हमेशा की तरह कोई अभी
अभी की बात नहीं, हमेशा की तरह फुकदान नज़र आया। और अब जो है अवाम भी एहतियात करते हुए नज़र नहीं आते। जिस तरीके से पहले शुरू दिनों में जब कोरोना आया था तो बड़ा एहतियाती हमने देखा कि अवाम जो है बहुत एहतियात करते थे, मास्क पहनना, ग्लव्स पहनना, बार बार हाथ धोना। लेकिन जूं जूं वक्त गुजरता गया वो भी यूज्ड टू हो गए और अब इस तरह का एक ख़तरनाक चौथी लहर भी आ गई। इनफैक्ट कोरोना को बहुत सीरियस और संजीदा लेना चाहिए। जैसे कि ये स्टार्ट में हमने लिया था, तो बदकिस्मती से कोरोना में जब से ये सियासत आन कूदी तो ये मसला जो सा है ना वो फिर ऊपर वाली लेवल तक आ गया और अवामी सतह को हम भूल गए। और लोग भी हमारे ऐसे हैं, जब तक उन्हें अवेयर ना रखा जाए और भरपूर कैंपेन ना चलाई जाए तो वो ख्याल नहीं करते। अब वो एक जो खौफ था और एक जो डर था जो होना चाहिए वो अब देखने में नहीं आ रहा अवामी सतह पर, जिसकी ज़रूरत है। क्योंकि ये जो चौथी लहर है ऐसा ये बड़ी ख़तरनाक है। अगर आप देखें पहली तीन के बनस्बत पहले 3 के आप अगर देखें तो इसमें डेथ रेशो ज़्यादा बहुत ज़्यादा है, उसका ख्याल रखना और चाहिए। एक बंदे के साथ 5 जो हैं वो इन्फेक्ट हो रहे हैं। एग्जैक्टली, यू आर राइट। तो आपने देखा जैसे इंडिया में हुआ है, क्योंकि ये इंडिया बेस्ड है, तो वहाँ तो जनाब शमशान घाट के पूरे मैदान भरे हुए थे और वहाँ जल रही थी लाशें, ऐसे जैसे पता नहीं क़यामत आ गई है। तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसी सूरत हाल पाकिस्तान में पैदा हो। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि जैसे हमारे सियासतदान कर रहे हैं तो ये इस चीज़ की बैद नहीं कि ये लेकिन कसवर साहब इस तमाम सूरत हाल में थोड़ी सी नरमी भी हमें नज़र आई है। आप देखें कल वज़ीर आज़म साहब ने भी के बयान में भी थोड़ी सी हमें नरमी नज़र आई। पहले तो वज़रा एक दूसरे पर खुल के तनकीद करते रहे ना कि मोदी देश बना रहे हैं, आप जानों से खेल रहे हैं, और दूसरी तरफ से ये बातें आती रही विफाक से कि आप भूखा मारने की कोशिश कर रहे हैं, मईशत गिराने के प्लान बना रहे हैं, ये है वो है। लेकिन कल थोड़ी सी नरमी नज़र आई वज़ीर आज़म साहब के बयान में भी और असद उमर साहब के। असद उमर साहब ने कहा कि एनसीओसी कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि सिंध हुकूमत से बस इतना ही कहूँगा कि लॉकडाउन का मतलब भूख है। तो कोई इतना कर्फ्यू तो नाफिज नहीं हो गया सिंध में? जी, ऐसा था कि उन्होंने लॉकडाउन किया था। और लॉकडाउन क्या होता है? लॉकडाउन यही होता है ना कि आप अपनी आवाम को महफूज रखें, एहतियात की जाए। हाँ, वज़ीर आज़म साहब का एक जो बयानिया है कोरोना, जो कि स्टार्ट से लेके अब तक वो इस पर कंसिस्टेंट रहे हैं, वो ये है कि स्मार्ट लॉकडाउन जो बड़ा पॉपुलर हुआ है, मशहूर हुआ है और कामयाब भी रहा है। अभी पंजाब में स्मार्ट लॉकडाउन की बातें हो रही हैं, पंजाब में भी हो रही हैं, वो उन्होंने किया भी है, इस्लामाबाद में हो रहा है। तो उनका कहने का मकसद था कि पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है, तरक्की पजीर मुल्क है, इसमें अगर हार्ड किस्म का कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन लगाते हैं तो हमारे जो मज़दूर लोग हैं, जो दिहाड़ीदार तबका है, उनका क्या बनेगा? तो वो परेशानी होगी, मुसीबत में आ जाएंगे, उनके खुर्दो नोश की अशिया की कमी हो जाएगी। तो ये सूरत हाल, ये बयानिया तो ठीक है उनका, बिल्कुल पॉजिटिव है, इसको इस तरीके से देखना चाहिए। तो उन्होंने इस बात का इजहार भी किया कल। नहीं, ये जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि ये बयानिया पॉजिटिव है और इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी दुनिया में स्मार्ट लॉकडाउन का जो फार्मूला है वो पॉपुलर रहा। लेकिन इससे पहले अगर यही बयानिया इसी नरमी के साथ पहले दे दिया जाता या पहले दे दिया जाए तो इसमें कोई मजाक खेज बात तो नहीं होगी। अगर एक दूसरे के ऊपर आप इल्ज़ामात लगाना से हट कर ये बात करें, ये होना तो यही चाहिए था ऐसा, लेकिन ये नहीं ना हुआ। हम लोग स्टार्ट ये होता है कि उसको एक हाइप क्रिएट करते हैं, उसका पॉलिटिसाइज हो जाते हैं। जब पॉलिटिसाइज हो जाता है, लोगों को कुछ पता लगता है और क्रिटिसिज्म शुरू होती है, तो फिर हम अपनी असल सिचुएशन में वापस आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, चीज़ों को इन रियल सेंस और रियलिस्टिक मैटर में लेना चाहिए, सिनेरियो में लेना चाहिए। इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है हमारी, तो इसमें सियासत को तो नहीं लाना चाहिए ना। जहाँ पब्लिक इन्वॉल्व हो, उनकी जानों का ख़तरा है, भाई आप उनके लिए कैंपेन करें, उनको एहतियाती तदाबीर बताएं, वैक्सीनेशन के लिए फैसिलिटेशन दें, बजाय इसके कि ये जौन सी है बयानबाजी और आपस में लड़ाई झगड़े और सियासत,
इसका एलिमेंट मैं समझता हूँ कि इस तमाम में से निकलना चाहिए और आवाम की सहूलत के लिए बात होनी चाहिए ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो और ज़्यादा से ज़्यादा आवाम जो है वैक्सीन के लिए तैयार भी हों। पॉजिटिव कैंपेन भी चलनी चाहिए और थोड़ा सा सियासत का भी रुख करेंगे क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू जो है वो तो सियासी हो ही गया। अब सियासत की भी बात कर लेते हैं। तो इमरान खान साहब ने सियासतदानों पर भी तनकीद की, हमेशा की तरह उन्होंने कहा जी कि दो बड़े ख़ानदान जो हैं उन्होंने मुल्क को लूटा और अच्छा खासा लूटा, और खाली लूटा नहीं बल्कि इदारों को भी तबाह किया और नैब जो है उसमें बड़ा किरदार अदा करती रही। मैं आपसे एक तो ये सवाल करूंगा कि इदारों को उन्होंने तबाह किया तो आज तहरीके इंसाफ के भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उन्हीं इदारों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, नैब की जो बात की जाती है कि पहले वो छोटे लोगों को पकड़ते थे, अब वो बड़ों को पकड़ रहे हैं तो चीखें निकल रही हैं। तो नैब ने तो बड़े पकड़े या छोटे पकड़े, हासिल कुछ भी नहीं हुआ। एहसन फ्राम द फर्स्ट डे खान साहब तनकीद जो करते हैं जो आज तक हो रही है वो वही है कि दो ख़ानदान, लूट मार, चोर, लुटेरे, डाकू, माफिया, वो चीज़ें आज तक चल रही हैं। इस चीज़ का मुझे आप ये बताइए कि कौम को, नेशन को, मुल्क को फ़ायदा हुआ है या नुकसान हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क है ना। हर बंदा समझता है भाई ठीक है, अगर कोई चोर डाकू है तो आप उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें जो कि आपने की, हासिल नहीं हुआ ना। आपने जो भी कार्रवाई की, जितने डेंट डाले वो तो वहीं खड़े हुए हैं। क्या निकाल लिया आपने उनसे? वो तो स्टैंड बाई हैं। पहले तो ये कहा जी पैसे वापस ले आएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पैसे वापस लाना तो दूर की बात, किसी पे केस साबित नहीं हुआ और अदालतों को उन्हें रिलीफ देना पड़ा और अदालतों ने उन्हें ऑनर के तौर पे कहा कि इनके खिलाफ जितने भी केस बनाए गए वो सब बेबुनियाद थे, चाहे वो शाहिद खान अब्बासी साहब हों, चाहे वो ख्वाजा आसिफ साहब हों, चाहे वो खुर्शीद शाह साहब हों। मैं वही कह रहा हूँ ना, आप उन्हें डेंट डाल डाल के मार मार के हफ गए, लेकिन वो खड़े हैं, आप थक गए हैं। उनकी स्टैंड बाय पोजीशन है अभी। सही। और यहाँ तक मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि शेख रशीद साहब जो कि बड़े सीनियर और मंजे हुए सियासतदान हैं और वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने कहा जी मतलब ये उन्होंने वो कर लिया, तरदीद कर दी कि बड़े आदमी को हाथ नहीं डाला जा सकता इस मुल्क में, बड़े आदमी का एहतसाब नहीं हो सकता, उसके लिए कानून नहीं है। यार ये यानी आप जैसे लोग कह रहे हैं ये बात, तो क्या होगा? उधर वज़ीर आज़म साहब कहते हैं जी हम तो कानून और इंसाफ का बोलबाला करेंगे और इन लोगों को हम कानून के कटहरे में लाएंगे और इनको सज़ाएं देंगे, वो सूरत हाल। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं नहीं जी बड़े आदमी पर तो हम हाथ ही नहीं डाल सकते। सही, बड़े आदमी पर हाथ नहीं डाल सकते और जितने भी डेंट डालने की कोशिश की वो तो अपनी जगह पर खड़े हैं। वापस आएंगे तो बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब के हवाले से भी, क्योंकि वो मंजरनामे से गायब थे तो उन्होंने कहा मैं तो गायब नहीं हूँ, और उस्मान बुज़दार साहब के हवाले से भी कि वो बहुत ज़्यादा आजकल फॉर्म में हैं। तो हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। बात हो रही थी वज़ीर आज़म साहब की तनकीद की, तो दो ख़ानदान, चोर, डाकू, लुटेरे, माफिया और मुल्क लूट लिया, और नैब का किरदार बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं बाकी है कि हासिल तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। और शहबाज शरीफ साहब मंजरनामे से बड़ा गायब रहे, लेकिन अभी वो कहते हैं कि मैं तो मंजर से गायब नहीं हूँ। तो कसर साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना मंजर से गायब हूँ और इस्तीफ़े की खबरें जो हैं वो भी झूठी हैं, और हिकमत अमली अपनाते तो वज़ीर आज़म चौथी मरतबा भी नवाज़ शरीफ होते। तो ऐसी कौन सी हिकमत अमली थी? जी ऐसा है एहसन के इस वक्त जो बयानियाँ चल रहे हैं ना, वो तीन किस्म के बयानियाँ चल रहे हैं। एक बयानिया है मफामत, दूसरा है मज़ामत, और तीसरा है चेंज विद इन द पार्लियामेंट। अब मफामत का बयानिया लेकर चल रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जो कि मैं समझता हूँ बेहतर है, ठीक है मौजूदा सिनेरियो में। और उन्होंने जो बयान दिए हैं कल, वो बड़े लीनियट और मुनासिब हैं, सिचुएशन के मुताबिक हैं। गवर्नमेंट को मेरा ख्याल है थोड़ा लीनियट वे में उसको मद्देनज़र रख के देखना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए, असेस करना चाहिए। तो बाकी मज़ामत की जो सिचुएशन है वो नवाज शरीफ और उनकी बेटी की है, वो भरपूर हिट करते हैं गवर्नमेंट को और इवन एस्टेब्लिशमेंट को, जिसका उन्हें नुकसान भी हुआ है। और जो तीसरी बात वो करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो कहते हैं चेंज विद इन द पार्लियामेंट। वो बड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन में बात करते हैं नपी तुली, क्योंकि पीपल्स पार्टी की एक बैकग्राउंड है और उसमें वो पीपल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है ऐसा जो
जिसमें एक मतलब अनपढ़ से लेके हाईली क्वालिफाइड बंदा मौजूद है और इसमें बड़े अच्छे अच्छे थिंक टैंक्स बैठे हुए हैं। तो ये सिचुएशन है इस वक्त करंट। इसको अब देखना है कि गवर्नमेंट किस सिनेरियो में असेस करती है। जबकि मैंने देखा कि जो पोजीशन है अपोजिशन की वो डिस्टर्ब हुई है, क्योंकि को वाजिया इनका नहीं है। नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ कहते हैं मैं मंजरनामे में भी हूँ, मैं मौजूद भी हूँ, इस्तीफे की बातें झूठी। मैं वो हिकमत अमली क्या थी जिस पे वो वजीर आजम बनाने की बात कर रहे हैं? वो कोई ख़ास हिकमत अमली थी? कोई हिकमत अमली नहीं थी, वही मफामत की पॉलिसी थी। उनका था कि हम मफामत करके एस्टेब्लिशमेंट हमारा साथ देगी और वगैरह वगैरह। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि जितनी सपोर्ट इस गवर्नमेंट को हुई है उतनी सपोर्ट किसी और को मिलती तो कुछ और होता, लेकिन हालात जो हैं बड़े बुरे हैं, उन्होंने डिलीवर नहीं किया। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा जी मौजूदा हुकूमत को तो इतनी ज़्यादा सपोर्ट मिली है, अगर हमें मिलती तो हम तो पाकिस्तान को पेरिस बना देते हैं। हमें तो 30% सपोर्ट भी नहीं मिली। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसका मतलब है अगर ये बात मान ली जाए कि मौजूदा सिटिंग गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट मिली है, तो फिर तो सिचुएशन आपके सामने है। महंगाई किधर जा रही है, अदारे किधर जा रहे हैं, इस पे कसवर साहब बात करते हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल में सारों का तो रुख सिंध की तरफ है। वो सिंध को फतह करने के चक्कर में है कि हम सिंध को जनाब अली फतह कर लेंगे। उस्मान बुज़दार साहब बड़े मुतारिक नज़र आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि 30 साल का जो मुआवजा है वो 3 बरस से किया जाता है, ये तो कोई इंसाफ नहीं है। और सिंध की हालत में देख के आया, बड़ी ख़राब है। लाहौर के हालात क्या हैं आजकल, और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड एरिया है और इंतज़ामी मसाइल का शिकार है। तो सिंध को बड़ा रगड़ दिया जाता है और लाहौर की तरफ नहीं देख रहे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि अगर आप देखें पंजाब में, हम लाहौर की बात नहीं करते, हम बात करते हैं पंजाब की, कि पंजाब भर में इन्होंने क्या तीर मारा है बुज़दार साहब ने। इन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन, ये जो 3-4 बुनियादी हमारे बड़े सेक्टर्स हैं। अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो टाइम की शॉर्टेज है, तो उसमें ये हमें नज़र आता है, मैं अब सतही बात कर रहा हूँ, कि ना एग्रीकल्चर में कुछ कर सके। एग्रीकल्चर जो कि हम एक्सपोर्ट करते थे अपने अजनास, अब इम्पोर्ट हो गई, अब इम्पोर्ट हो रही है, वो भी नेट इम्पोर्ट। यू आर राइट। और वो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कल एतराफ़ किया, जनाब हमें तो इम्पोर्ट करनी पड़ रही है गंदम भी। मैं कहता हूँ ये कोई कामयाबी है? किस चीज़ की कामयाबी का ये ढंढोरा पीट रहे हैं कि ये तो खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वी आर द फेलियर, कि हमें जो चीज़ कल को वो जो एक्सपोर्ट करते हैं आज इंपोर्ट कर रहे हैं। भाई ये आप देखें, सोचें, आपके पास टाइम रहा कितना गया? आज आके अब 2 साल भी नहीं है, मेरा 1.5 साल रह गया। 1.5 साल में ऐसा 1 साल सीधा साधा इलेक्शन कैंपेन में निकल और इलेक्शन और मारधार और पॉलिटिकल मामलात उसमें चला जाता है। कोई इधर आएगा, कोई उधर जाएगा, और वो तो हो रहा है, वो तो आप देख नहीं रहे। अब वो परवाजें होना शुरू हो गई हैं, हवा के रुख तयन करना शुरू हो चुके हैं। और अब तो तहरीक इंसाफ के पास जहाज भी नहीं है, जहांगीर तरीन साहब का जहाज भी नहीं है, ATM भी नहीं है। अच्छा। और कारकर्दगी भी सामने है, तो किस चीज़ को लेकर वो दिखाएंगे? नहीं, अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि आप जैसा महंगाई की भी आपने बात की, तो महंगाई भी हो गई है और दिसंबर में महंगाई मुकाओ प्रोग्राम आ रहा है, तो कितना रिलीफ मिलेगा दिसंबर में? क्योंकि अभी तो आवाम चलो जिस तरह रोक दो के ज़िंदगी गुजारे, दिसंबर में रिलीफ आएगा, कितना रिलीफ होगा? ऐसा नहीं, ये ही तो सबसे बड़ा हमारा प्रॉब्लम है कि एक नारा सियासी लगा दिया जाता है। अब इन्हें चाहिए था, हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़े मोहतरम हैं, बड़ी साफ बात करते हैं और बड़ा क्लियर स्टैंस रखते हैं, लेकिन अब इन्होंने ये बात तो कर दी कि 40% हम सब्सिडाइज कर देंगे निचले तबके को, लेकिन प्लान नहीं दिया अभी कैसे करेंगे। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ऑन पेपर क्या है, कोई जवाब क्या है, भी किस तरीके से करेंगे? आपके पास ऐसी कौन सा खजाना है जिसके तहत आप ये कर देंगे? तो ये क्वेश्चन मार्क है। तो इस किस्म की बात, तो ये एक सवालिया निशान है, यानी कि आपके मुताबिक ये एक सियासी नारा ही रह गया। तो सियासी नारे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आवाम को रिलीफ देने की बातें हो रही हैं। दिसंबर में चले देख लेंगे, महंगाई मुकाओ प्रोग्राम आता है तो आवाम किस तरह से खुशहाल होते हैं और महंगाई से उन्हें किस तरह से निजात मिलती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।